वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके 10th क्लास का चैप्टर 2 है और इसको इंग्लिश में एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम दिया गया है। ठीक है, तो बेटा ये जो चैप्टर है वो आपका अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा कि अम्ल मतलब क्या होता है, मीन्स एसिड, खट्टी चीजें। अब खट्टा क्या क्या होता है, आपने कभी खाया होगा खट्टा, नॉर्मली आप घरों में भी यूज करते हो। आपने ऑरेंजेस खाए होंगे, नींबू का पानी पिया होगा, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है ना, तो वो हम अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं। क्षारक क्या होता है बेटा, बेस। ओके, क्षारक मीन्स कड़वी चीजें, जो कड़वी होती है, स्वाद में कड़वी होती हैं। ज्यादातर आप देखते होंगे आपके परिवार में या कोई भी सदस्य होता है तो जब वो किसी भी चीज को खाता है तो उसको, आपको भी पता चल जाता है, हमारा जीभ जो है वो टेस्ट बता देता है कि नींबू पिया, ओहो खट्टा लग रहा है ना। तो ऐसे सिरका होता है, बेकिंग सोडा होता है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बेटा अम्ल में और क्षारक में। जैसे आप करेला खाते हो, करेले का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा, क्षारक। अगर आपने कभी नीम की पत्ती तोड़ के खाई होंगी बेटा तो वो कैसी होती है, कड़वी होती हैं, तो उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और आपको पता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम सब चीजों को यूज करते हैं, हम खट्टी चीजें भी उसमें ऐड ऑन करते हैं, हम कई चीजें ऐसी हैं जो कड़वी होती हैं लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं तो उनको भी हम ग्रहण करते हैं। और लवण मतलब क्या होता है बेटा, सॉल्टी, नमकीन। जो आप चिप्स वगैरह खाते हो ना तो वो कैसी होती है, नमकीन होती हैं। तो ज्यादातर नमकीन चीजें सबके सब परिवार में पसंद भी करते हैं, क्योंकि नमकीन क्या होती है, किसी को मीठा पसंद नहीं है, किसी को खट्टा पसंद नहीं है, किसी को कड़वा पसंद नहीं है। लेकिन नमकीन चीजें क्या होती हैं, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो नॉर्मली इसमें नमक ही ऐड ऑन करते हैं और नमक डालते हैं, इसका मतलब वो कैसी हो गई, नमकीन चीजें होती हैं। तो कई बार क्या होता है बेटा, इनको हमें इक्वल क्वालिटी के, इक्वल क्वांटिटी के अंदर और प्रॉपर तरीके से एक जीवन यापन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी हमारे लिए यूजफुल हैं, उपयोगी हैं, उतनी ही हमें ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम ज्यादा अम्ल का यूज करेंगे, ज्यादा क्षारक का करेंगे, ज्यादा लवण का करेंगे तो भी वो चीजें हमारी अच्छी नहीं होती। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हम इन चीजों को तो डिस्कस करने ही वाले हैं, इनसे क्या क्या हानियां होती हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, क्या अभिकरण होते हैं, क्या क्या हमारी एक्टिविटीज हैं, क्या क्या ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनके थ्रू हम इस चैप्टर को और डिटेलिंग के साथ समझेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से पूरे चैप्टर को डिटेलिंग के साथ समझना है और फिर समझने के बाद उससे रिलेट करते हुए नोट्स भी बनाने नहीं भूलने बेटा। जितने आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम आपको उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आपने डिटेल अभी पढ़ लिया। उस टाइम पे सिर्फ आप नोट्स पढ़ोगे तो आपका काम अच्छे से बन जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने अच्छे मार्क्स से रिलेट पूछा, तो ये चैप्टर हमारा 3 मार्क्स का आने वाला है। तो 3 मार्क्स को आपने इग्नोर नहीं करना। हाँ, मैंने बोला था आपको हर एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है बेटा, वो कितने भी मार्क्स का आए, हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए हमारा एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अच्छे से बुक पढ़ते हुए कंप्लीट तरीके से इस चैप्टर को भी थोरोली समझते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। यस बेटा, अम्ल क्षारक एवं लवण जो चैप्टर है हमारा, लेट्स रीड, स्टार्ट। आपने पिछली कक्षाओं में बेटा बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, जिसमें भोजन का होता है खट्टा भी, कड़वा भी, तो हमारा अलग अलग स्वाद हमें मिलता है। तो किस किस रीजन की वजह से होता है, क्या हम बोल सकते हैं, तो उनके नाम है, ये जो अम्ल क्षारक हम नाम देते हैं उनकी वजह से हमारा जो खाना होता है, कई बार खट्टा, कई बार कड़वा, ऐसा हमें टेस्ट लगता है। तो परिवार में भी बेटा कोई ना कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण क्या होता है, अम्लता से पीड़ित हो जाता है, खट्टापन। ठीक है, तो आप उनका उपचार तो सुझाएंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि हाँ चलो आपको हो गया तो ऐसे ही रहो, नहीं, आप कहीं ना कहीं उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, नींबू पानी, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, क्या ये अच्छा है। तो उपचार बनाते समय आप किस ना किसी गुणधर्म का ध्यान रखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमें कितनी चीजें मिक्स करनी है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को प्रभाव को हमेशा समाप्त करते हैं। अगर आपने खट्टी चीज खाई है फिर कड़वी खा ली तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने पहले कड़वी चीज खाई है, लेकिन पहले कड़वी खा ली फिर खट्टी खाई तो अभी भी आपको पता ही नहीं चलेगा। मिस आपने अवश्य ही जानकारी का उपयोग अपने से किया होगा, खुद एक्सपेरिमेंट करके भी किया होगा कि हाँ मैं कैसे ऐसी चीज खाता हूं तो लगता है ऐसा। तो याद कीजिए कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपने बिना स्वाद चखे ही खट्टे या कड़वे पदार्थों की जांच की हो, सिर्फ आपने सूंघ लिया उसको, ठीक है, या फिर कोई ऐसा
टेस्ट कर लिया आपने, जिससे आपको पता चल गया कि हाँ ये तो खट्टी चीजें हैं और ये कैसी हैं, कड़वी चीजें हैं। तो कुछ ना कुछ हमारा इस तरह से होता है। तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं बिना खाए कि ये कैसा इसका स्वाद है, तो वो हम देखेंगे लिटमस पेपर के थ्रू। सो बेटा आप जानते हैं कि जो अम्लों का स्वाद होता है वो खट्टा होता है, खट्टा होता है। तो हम इसको कैसे टेस्ट करें जिससे बिना खाए हमें पता चल जाए ओ ये तो खट्टा है। तो कैसे पता चलेगा, नीला लिटमस पत्र जो होता है बेटा, नीला लिटमस पेपर भी बोलते हैं उसको, वो कैसा हो जाता है, लाल, नीला होता है, चेंज किस कलर में हो जाता है, वो लाल में चेंज हो जाता है। मींस ब्लू कलर से वो किस में चेंज हो गया, रेड कलर के अंदर। ओके, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। जबकि हम देख रहे हैं बेटा जो कड़वे क्षारक होते हैं उनका स्वाद तो कड़वा होता है, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। मींस यहां पर रेड से वो किसमें चला गया, ब्लू के अंदर। आप देख रहे हो दोनों, वो ब्लू से रेड के अंदर, किसमें, अम्ल के अंदर, ठीक है। और क्षारक के अंदर क्या हो रहा है, रेड से ब्लू में चेंजेस हो जा रहा है, ठीक है। क्या आपने बेटा कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े, जो सफेद कपड़े होते हैं, उन पे ना सब्जियों के दाग वगैरह लग जाते हैं, क्योंकि हम सब्जियों में हल्दी डालते हैं। तो हल्दी की वजह से हमारा जो सब्जी का कलर होता है बेटा वो पीला हो जाता है। और वहां पर क्या होता है, जब क्षारीय प्रकृति है वो साबुन रगड़ते हैं, क्योंकि हम तो साफ करेंगे कपड़ों को, ठीक है। हल्दी का दाग लग गया कपड़ों पर और हम क्या लगाने लग जाते हैं, साबुन। तो उसके क्या होता है, जो उसका जो धब्बा होता है, जहां पर भी हमारा धब्बा लग चुका है, स्टेन लग चुका है, उस धब्बे का रंग अब कैसा हो जाता है, भूरा लाल कलर का हो जाता है। मींस वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि साबुन क्षारीय प्रकृति का है बेटा, ठीक है। तो कपड़े को हम क्या करते हैं, जल से तो धो दिया, फिर उसमें वो पीले रंग में, फिर से उसमें पीले रंग का ही वो हो जाता है। मींस अम्ल और क्षारक दोनों की जांच के लिए हम क्या देख रहे हैं कि सिंथेटिक, जिसको संश्लेषित बोला जाता है, सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोफ्लेथीन, जिसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा अम्ल और क्षारक की जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें जानकारी और क्या क्या इसमें हासिल होने वाली है, क्या क्या जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं चैप्टर के अंदर, इसमें है अम्ल एवं क्षारक, वो कैसे एक दूसरे के प्रभाव को ही समाप्त कर देते हैं, उनका इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ते, कैसे वो कर सकते हैं ऐसा। एंड साथ ही हम देखेंगे कि जो हमारा जीवन शैली है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी पाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम उपयोग करते हैं, और उपयोग में होने वाली चीजें, रोचक वस्तुएं जो होती हैं, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं बेटा, आप क्या जानते हैं, ओके, क्या आप जानते हैं लिटमस विलियन जो है बैंगनी रंग का रंजक होता है। याद रखेंगे किस कलर का, बैंगनी कलर का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है, ठीक है। लिचेन पौधे का नाम क्या है, लिचेन पौधे से निकाला जाता है और इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब तो ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही वो क्षारीय होता है। तो आपको पता चला कि जो लिटमस पेपर है उसका विलियन जो बनाया जाता है, ना वो खट्टा है ना वो क्षारीय है। और ये कैसा है, तब ये जो बैंगनी रंग का हो जाता है, तो मीन्स पूरे प्राकृतिक जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, मीन्स लाल पत्ता गोभी हमारे पास होती है, हल्दी होती है, हाइड्रेजिया होता है, पिटूनिया है, जेरेनियम है, ये कई तरह के फूलों की रंगीन पंखुड़ियों के उसके विलियन से, उनके मिक्स से अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में सूचित करता है। मीन्स उसके अंदर ही वो पाया जाता है और उन्हें ही हम अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी सिर्फ सूचक कहकर भी बुलाते हैं। मीन्स यहाँ पर मेन हमने क्या फोकस किया बेटा, यहाँ पर कि लिटमस विलियन जो है वो बैंगनी रंग का रंजन है, मेन फोकस आपका बैंगनी रंग का रंजन, और इसी के अंदर से थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से इसको निकाला जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जिनको हमने जिक्र किया है यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, उनके अंदर से ही कई फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं उनके विलियन के अंदर भी इसकी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, और इसी को हम सूचक नाम से बुलाते हैं बच्चे। अब यहाँ पर देख लेते हैं बेटा पर्सन, मीन्स आपका किस चीज से रिलेट करता हुआ अभी जो हमने पढ़ा है उसी बेस पर ये क्वेश्चन आंसर हमारे होते हैं। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर। पहले आपको 3 परखनलियां दी गई है, इन्होंने बताया आपको 3 परखनलियां दे दी गई हैं, और इनमें से एक में क्या डाल दिया गया है, आश्विन जल,
ठीक है, आश्विन जल डाला है, और दूसरी के अंदर क्या डाला है, दोनों में से एक में अम्लीय डाल दिया, अम्लीय कोई भी विलयन है उसके अंदर, और दूसरे में क्षारीय विलयन डाल दिया। मींस यहां पर एक में अम्लीय और एक में क्षारीय, एक में खट्टा और एक में कड़वा विलयन डाल दिया गया है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए, ओके, रेड लिटमस पत्र आपको मैम दे देती हैं, तो ये बताओ कि प्रत्येक परख नली में जो रखे गए पदार्थों की पहचान आप कैसे करेंगे कि कौन सा पदार्थ कैसा है, क्या ये अम्ल है या क्षारक है, ये आपने खुद से करना है बच्चे। सो अब हम पढ़ लेते हैं हमारा 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना, कि अम्ल और क्षारक के मेन जो रासायनिक हैं, गुणधर्म हैं, और उनको हम किस बेस पर समझें और किन किन एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए हम अच्छे से उनको समझ पाएं। तो पहली एक्टिविटी यहां पर दी गई है बच्चे 2.1.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक के रूप में। सो 2.1 एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर बताया गया है क्या क्या चीजों की इंपॉर्टेंस होती है और क्या चीजें हमें देखनी है इस एक्टिविटी के अंदर। सो मेन है यहाँ पे विज्ञान की प्रयोगशाला से हम देख रहे हैं हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, जिसको बताया गया है HCl। अगर आपको सिर्फ HCl बोला जाता है मतलब बेटा वो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को किससे शो करते हैं, H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नाइट्रिक अम्ल। अब ये नाइट्रिक अम्ल कौन सा है, इसको कैसे शो करेंगे, HNO2, HNO2। यह नेक्स्ट है बेटा एसोरेट अम्ल CS3COOH। ये आपको लर्न करने होते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, आपको लर्न ही करने होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, तो ध्यान रखना इसको। और नेक्स्ट है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम दिखाते हैं NH4OH से, और इनके विलियनों मतलब इनको अगर मिक्स करेंगे तो उनके जो नमूने होते हैं, इनको मिक्स करने के लिए हमें जो जो एक्ट किया है उनको नमूने बोला जाता है, उनको हमने इकट्ठा कर लेना है। अब बच्चे हमने बहुत सारी चीजें देखी कि जिसके अंदर हमने सब चीजों को इकट्ठा कर लिया। सो ऊपर दिए गए हम प्रत्येक को क्या करेंगे, विलियन की एक एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी रख लेंगे, ठीक है। एक वॉच ग्लास लेना है अपने कांच का, और उसमें क्या करना है, अपने सभी विलियन की एक एक बूंद को इकट्ठा कर लेंगे, बारी बारी रख लेंगे, और उसके अनुसार हम क्या देखने वाले हैं, उनकी जांच करेंगे। अब जो लाल लिटमस है, नीला लिटमस है, फेनोल्फिथियन, मैथिल ऑरेंज विलियन है, उनके साथ लिए गए जो भी विलियन के रंग हैं, उनको क्या क्या चेंजेस आए, उनमें क्या क्या परिवर्तन हमने देखने को मिले हैं वो नोट करेंगे। और फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या प्रेक्षण जो सारणी है 2.1 वो हम इस तरह से लिखेंगे। पहली हेडिंग क्या होगी बेटा, विलियन का नमूना, विलियन का नमूना। आपने यहां पर लिखना है लाल लिटमस का विलियन वो कैसा है, अगर नीला लिटमस विलियन है तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं। सो नेक्स्ट बेटा यहाँ पर फिनोल्फिथिन विलियन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, साथ में मैथिल ऑरेंज विलियन। सो सबको यहाँ पर डिटेलिंग के साथ जो बॉक्स दी है उसके अंदर लिखना है, और रंग में ये भी देखना है कि रंग में क्या चेंज आए हैं, सूचक क्या बताते हैं हमें, क्या कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, वो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी है बेटा जिनकी गंध जो होती है, अगर हम सूंघते हैं, मीन्स गंध मीन्स क्या होता है, उसकी स्मेल, ठीक है, उसकी जो स्मेल है वो अम्लीय है या फिर क्षारक है, उनके माध्यम से दोनों से डिफरेंट डिफरेंट होती है। मीन्स अगर हम देखते हैं, सिर्फ सूंघने लग जाते हैं, सिर्फ उसके स्मेल लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि करेला है या हमारे आगे कोई खट्टा नींबू या ऑरेंज है, तो हम उससे पता लगा लेते हैं क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। सो इन्हें गंधीय और या फिर ओलाफैक्टरी के नाम से भी जाना जाता है, गंधीय ओलाफैक्टरी सूचक भी इनको कहा जाता है। आइए अब इन कुछ सूचियों की जांच करते हैं और उनके माध्यम से भी अच्छे से इनका पता लगाते हैं कि किस तरह से ओलाफैक्टरी सूचक अपना अपना प्रयोग करते हैं और कैसे हमें बताते हैं इन चीजों के बारे में।
सो क्रियाकलाप 2.1 के अंदर बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम लेंगे बारीक कटी हुई प्याज। आप प्याज ले ली है तथा और साथ में हमने एक स्वच्छ में साफ सुथरा कपड़ा लेना है। कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, उस कपड़े को डाल दिया, ठीक है, और प्याज को ले लिया। अब उसको कस के हमने उसको बांध दिया अच्छे से और पूरी रात रख दिया हमने फ्रिज के अंदर। अब इस कपड़े को क्या करना है, इसका टुकड़े का जो उपयोग है, जो टुकड़ा था कपड़े का, उसको अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जाता है कि हम देखते हैं कि कैसी स्मेल आ रही है, ठीक है, क्योंकि प्याज था ना उसके अंदर। और इनमें से हमने क्या किया, 2 टुकड़े ले लिए, उनकी गंध की जांच की। अब इससे पता चला कि जो स्वच्छ सतह है, बिल्कुल साफ सुथरी है, उस पर रखकर हमने उन टुकड़े को तनु HCl, ठीक है, HCl के घोल में कुछ बूंदे और दूसरे में तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदे डाल दी। मेरे सामने अलग अलग घोल ले लिए, एक के अंदर हमने HCl को डाला, एक के अंदर NaOH के विलयन में डाला, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी बूंदे डाल दी। अब दोनों कपड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच की। क्या हमने दोनों को धोया, ठीक है, दोनों हमारे पास कपड़े थे। अब दोनों कपड़ों को हमने एक में HCl विलयन में धो दिया और एक में NaOH विलयन में हमने वॉश कर दिया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं क्या उसकी जो दुर्गंध है, गंध है, वो पूरी तरह से साफ हुई है। अगर साफ हुई है तो किसकी ज्यादा साफ हुई है, तो वो चीजें हम यहाँ पर जांच करेंगे। अब हम देख रहे हैं बेटा, अपने प्रेक्षणों को लीजिए। अब थोड़ा तनु वेनिला और अब क्या लेना है हमें, लौंग का तेल। वेनिला आपको पता है ना केक बनाने में काम आता है, तनु वेनिला, और साथ में लौंग का तेल लेना है। अब उनकी गंध की, उनकी स्मेल लेनी है कि कैसी स्मेल है, वेनिला की कैसी है, लौंग की कैसी स्मेल है। एक परख नली लेनी है कांच की और उसके अंदर HCl विलयन और दूसरी के अंदर NaOH का घोल डाल देना है, ठीक है। अब दोनों को वेनिला एसेंस में कुछ बूंदे डाल देंगे उसके अंदर और उसको मिक्स कर देंगे। दूसरा, उसकी गंध की पुनः जांच करेंगे, क्या वेनिला एसेंस के बाद परख नली में जो विलयन था NaOH, तो उसके अंदर कुछ बदलाव आया है, और क्या बदलाव आया है, जो बदलाव आया है उसको नोट कर लो। दूसरे में आप देख रहे हो जो तनु HCl है, ठीक है, और तनु NaOH है, उसके साथ लौंग का तेल डाल देंगे बेटा, क्लोव ऑयल डाल देंगे, ठीक है, लौंग का तेल जो घर में लौंग यूज होती है उसका ऑयल डाल देंगे और फिर स्मेल देखेंगे क्या इसके अंदर भी कुछ बदलाव आया है। तो वो बदलाव भी आप नोट करेंगे कि अब आपने वनीला एसेंस डाला तो क्या चेंजेस, कैसी स्मेल आ रही है, और अगर आपने क्लोव ऑयल डाला है, लौंग का तेल डाला है, तो क्या चेंजेस आए हैं। तो हमने दोनों की जांच करेंगे। अब आप देखते हो इस आधार पर जो वेनिला है, प्याज है और लौंग है बेटा, इनके तेल में से गंधिया ओला फैक्ट्री सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। इनको कैसे किया जाता है, गंधिया ओला फैक्ट्री की तरह इनको यूज किया जाता है। किस किस को यूज किया जाता है, याद रखेंगे, वनीला, प्याज एंड लौंग के तेल को। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए हम क्या देख रहे हैं, कुछ एक और एक्टिविटी देखेंगे कि कैसी एक्टिविटी है जिसको और अच्छे से हम समझ पाए कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक जो गुणधर्म दिए गए हैं उनको और अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए बच्चों। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है समझने के लिए 2.1.2, जिसके अंदर अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अगर कोई धातु है, धातु बेटा लोहा होती है, सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातु है, तो इनके साथ ये कैसा इंटरेक्ट करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं, वो समझने के लिए हम क्रियाकलाप 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर चित्र 2.1 के अनुसार हमें क्या देखना है, उपकरण व्यवस्थित लेने हैं, ठीक है, सारे उपकरण। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक परख नली लेनी है जो रहेगी 5 ml और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल वहां पर साथ में ले लेना है। और इसमें हमें दानेदार जिंक के टुकड़े लेने हैं बेटा। किसके टुकड़े लेने हैं, जिंक के टुकड़े हमें ले देने हैं। साथ में जो दानेदार जिंक होगा उन टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखोगे, अगर वह ऊपर रखी हुई है तो आपको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। और उत्सर्जित जो गैस होगी बेटा, जो उससे निकलने वाली गैस होगी, तो उसमें साबुन के विलयन को प्रभावित करेंगे, मींस साबुन का विलयन उसमें डाल देंगे। अब साबुन का विलयन में क्या होगा, साबुन का विलयन जैसे ही आप डालोगे उत्सर्जित गैस में तो बुलबुले आ जाएंगे। ये बुलबुले क्यों बनते हैं, आप जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएंगे, ठीक है, जलती हुई बुलबुले ले गए, ठीक है, आ चुके हैं, और मोमबत्ती को क्या करना है आपने, गैस वाला जहां पे बुलबुले थे वहां पर लेकर गए।
तो आप क्या प्रेक्षण करते हैं, अब उसमें आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्या देख रहे हैं कि जो अन्य अम्ल हैं जैसे HCl देखा, HNO देखा, CH3COOH के साथ ये क्रियाकलाप आप अलग से ही दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ किसके साथ किया था बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, दानेदार जिंक के साथ, ठीक है, उनको व्यवस्थित करके किया था। अब आपने इनको अलग लेवल पर अपने साथ जैसे अलग अलग बेस पर इनकी एक्टिविटी के साथ प्रैक्टिस करना है। लेकिन प्रैक्टिस करते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, टीचर की हेल्प लेते रहेंगे ताकि आपकी चाहे क्वांटिटी है, कैसे आपने प्रयोग कर रहे हो, वो चीजें आपकी प्रॉपर वे में हो पाए। यहां पर जो बेटा अभी हम समझ रहे थे कि दानेदार जिंक 2.1, अभी हम वहां पे पिक्चर तो देख नहीं पाए थे लास्ट पेज में, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दानेदार जो जिंक के टुकड़े हैं वो तनु सल्फ्यूरिक के साथ अभिक्रिया करते हैं, ज्वलन करते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है। तो ये कैसे किया गया है प्रॉपर, तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये स्टैंड होना चाहिए, ठीक है, स्टैंड के साथ साथ आप देखेंगे परख नली, जो एक कांच की नली है, ये परख नली बोलते हैं बेटा, ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और साथ में जो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और साथ में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, जो जैसे ही डाला आपने और वहां पर बुलबुले आने शुरू हो गए थे। और ये थे सबसे नीचे आपके जिंक के, दानेदार जिंक के टुकड़े दिए गए हैं। अब यहां से बेटा यहां पर आपने ये प्रवाह नली है जहां से आपकी गैस जाएगी, ठीक है, यहां से आपकी गैस पास आउट हो रही है और यहां पर जैसे ही आप फटफट, मिस आप फटफट की ध्वनि तो कब सुनाई देगी, आप जब कैंडल लेकर जाओगे, जब मोमबत्ती उसके पास लेकर जाओगे, ठीक है, तो आपको यहां से जो गैस निकल रही है यहां पर आपको पट 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 की आवाज आने वाली है। वो जो फट फट पट पट की आवाज है वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर दहन हो रहा है, इस वजह से है। और साथ में हाइड्रोजन से भरा ये साबुन का पूरा ये हाइड्रोजन गैस है बेटा, और यहाँ पर साबुन है, साबुन का विलयन हमने इसमें डाला हुआ है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये पूरा एक्टिविटी होती है। तो आपने देखा आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जब गैस का काम होता है, ज्वाला का काम होता है, तो इसलिए टीचर की हेल्प लेनी आपको जरूरी होती है। कैसे परख नली का यूज करना, किस वजह से यहाँ पर जो जिंक के टुकड़े हैं वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ परख नली में जब डाले जाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस कैसे बुलबुले निकालती है और फिर प्रवाह नली से पास होकर किस तरह से क्या रिएक्शन करते हैं, जैसे उनके पास आग को ले जाया जाता है, कैंडल को ले जाया जाता है, तो कैसे एक हाइड्रोजन गैस का दहन होता है और वो किस तरह की आवाज क्रिएट करते हैं। तो ये यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटी है तो इसको अच्छे से समझना है बेटा, ठीक है, तो इसको समझते हुए कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है बेटा, आपने जब देखा होगा कि हमने पूरी एक्टिविटी की तो आपने क्या ध्यान दिया यहाँ पर कि जो की गई अभिक्रियाएं थी इसमें धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का जो हाइड्रोजन गैस है उनमें विस्थापित कर देती है, उसमें चेंजेस कर देती है और इससे एक यौगिक बनाती है जिसे क्या बोला जाता है बेटा, लवण। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लवण कैसे बनाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है कि लवण आप बना सकते हो, तो लवण के लिए क्या बताएगा बेटा कि यहाँ पर धातु होनी चाहिए, अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करना होता है जिससे यौगिक बनता है, उसी को लवण कहा जाता है। अम्ल जो होता है बेटा उसके साथ धातु की अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, अब यहाँ पर व्यक्त करना देखेंगे। पहले हम अम्ल प्लस धातु करेंगे, अम्ल प्लस धातु, इससे क्या, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। कोई भी धातु हो सकती है बच्चे, वो अम्ल के साथ क्रिया करेगी, अम्ल और धातु साथ में आए तो लवण तो है ही उसके साथ, लेकिन लवण के साथ हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर आ चुकी है। तो यह अभिक्रिया क्या प्रेक्षण करती है और किस तरह से हम इसको किस फॉर्म में, किस समीकरण में लिख सकते हैं, वो यहाँ पर हमें लिख के दिखा दिया गया है। तो क्रियाकलाप नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा 2.4 पर। इस क्रियाकलाप के अंदर एक परख नली लेनी है आपको एंड जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े भी रखने हैं अपने साथ में, और 2 ml आपने अब लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका घोल मिलाकर गर्म कर लेना है उसको। उसके बाद क्रियाकलाप 2.3 के अंदर जैसे जैसे बताया गया था सेम वैसे ही आपको कैंडल लाना है, सेम आपने वायु विसर्जन दिखाना है और क्या क्या उसमें ऐड ऑन करना है, सेम चीजें इस क्रियाकलाप के अंदर भी दोहरानी है आपको। अब इस अभिक्रिया को आप कैसे लिखेंगे बेटा, जब ये अभिक्रिया करेंगे आप तो समीकरण के माध्यम से आप कैसे लिखेंगे इसको, तो ये लिखने वाले हो 2NaOH जिंक
ठीक है, क्योंकि जिंक के टुकड़े डाल रहे हो ना आप, इसलिए। अब इससे क्या उत्पाद निकलेगा, उत्पाद क्या निकलने वाला है बेटा, सोडियम Na2 सोडियम, Zn जिंकेट, O से ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके साथ एड ऑन हो जाएगा हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में। तो आप इस अभिक्रिया को इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसको लिखना ऐसे है ताकि आप प्रॉपर जब क्रिया करोगे, क्रियाकलाप करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो आपका ये फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सब चीजें मिक्स होकर और फिर आउटपुट आपका क्या निकलने वाला है। तो अगर इस समीकरण की फॉर्म में निकल रहा है, इसका मतलब आपका प्रॉपर तरीके से जो एक्टिविटी है, जो क्रियाकलाप है, वो सही दिशा में कर रहे हो आप। नेक्स्ट है बेटा, आप देखेंगे कि जो अभिक्रिया है, जो हमने की अभी एक्टिविटी की है, वो पुनः हाइड्रोजन बनता है जिससे, और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, सभी धातुओं के लिए संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही सेम आप किसी भी धातु में अप्लाई कर दो, कोई भी धातु आई आपके आगे और आपने सब में अप्लाई कर दी, नहीं, हर एक धातु के साथ आपको अलग अलग क्रियाकलाप के माध्यम से ही सीखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं बेटा 2.1.3, जिसके अंदर धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा, धातु कार्बोनेट साथ में हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी धातु है, धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं, क्योंकि एक साइड अम्ल है बेटा और दूसरी साइड धातु है, और दोनों कैसे रिएक्शन करेंगे, कैसे अभिक्रिया करते हैं, वो इस हम क्रियाकलाप 2.5 के थ्रू समझने वाले हैं। पहले हम यहाँ क्या लेने वाले बेटा, दो परख नली लेने वाले हैं, ठीक है, जिसका आप ए और बी नाम रख सकते हो। फिर परख नली ए के अंदर आपने लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, ठीक है, सोडियम को Na से शो करते हैं एंड कार्बोनेट को CO3 के थ्रू, ठीक है, तो आपने Na2CO3 लेना है। और बेटा आपने परख नली बी के अंदर, जो परख नली बी है उसके अंदर आपने 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम दिखाते हैं NaSCO3 से, वो लेना है, ठीक है। दोनों नली में आपने अलग अलग चीज डाली। पहले आपने परख नली फर्स्ट में क्या डाला, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2SCO3। दूसरी आप परख नली लेंगे, उसके अंदर 0.5 ग्राम ओनली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एड ऑन कर लेना है। अब दोनों परख नली आपके पास है, ठीक है, तो लगभग इसमें आपने 2 ml तनु मींस आपने HCl मिलाना है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड को इसमें ऐड कर लेना है। अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि 2.2 जो चित्र है बेटा, ये अब हम देखेंगे इसको भी, 2.2 के जो ये चित्र है हमारा, इसके अनुसार जो स्थिति है वो उत्पादित गैस को चूने के पानी, चूने का पानी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। याद रखेंगे, चूने का पानी मतलब क्या होता है बेटा, जब भी आपसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, तो इसका मतलब चूने का पानी की बात हो रही है। उससे प्रभावित कीजिए और अपने निरीक्षण को अभिलिखित भी कर सकते हैं, इनको अच्छे से डिटेलिंग के साथ लिखना है आपको। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं बेटा किन किन चीजों की हमें नीड थी। यहाँ पर हमारे पास है थीसेल फनेल कीप, ठीक है, ये कीप है हमारे पास। फिर हमारा ये स्टैंड हो गया, ये पूरा स्टैंड हमने यहाँ पे लिया हुआ है। देन यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है, ये कॉर्क बोलते हैं, डार्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है, इसकी डार्ट है, इसको बंद कर देगी, बिल्कुल हवा नहीं जाने देगी। देन यहाँ पर हमें इस परख नली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ऐड कर लिया है, ओके। देन ये तो परख नली है ही, हमें पता है कांच की, इसको परख नली बोलते हैं। साथ में यहाँ पर और जो आपको नीचे नजर आ रहा है, ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां से, ठीक है, अब यहां से हमारा ये गया निकास नली, इसको बोलते हैं निकास नली, मींस यहां से कुछ चीज निकलने वाली है, निकासी करने वाली है। अब यहाँ पर जो परख नली है ये हमारी सेकंड, क्योंकि दो परख नली लेने के लिए बोला था, फर्स्ट ये, सेकंड ये है। इस परख नली के अंदर क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ठीक है। तो अब यहां से हमारा निकास हो रहा है इन चीजों का कि क्या चीजें हमने अप्लाई की और फिर क्या चीजें हमारी बाहर निकल कर आई। दोनों परख नलियों में अलग अलग बेस पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें किस तरह से गुजारा है इस एक्टिविटी के थ्रू, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट की है।
अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे, जो अलग अलग क्रियाकलाप हैं उनमें बहुत सारी अभिक्रिया को लिखा जाता है। अब कैसे लिखेंगे? परख नली ए को हम परख नली बी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्योंकि हमने तो वहां पर देखा, वहां पर तो डिटेलिंग में हमने समझा है, लेकिन समीकरण के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे? परख नली को इस तरह से लिखना है बेटा, Na2CO3, ठीक है, ये सॉलिड बेस पर आ गया। नेक्स्ट आपको 2HCl, ये हमारा लिक्विड बेस पर है। 2NaCl, ये हमारा लिक्विड बेस पर है, और साथ में यहां पर इनको दिखाना है आपको H2O आपको लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि लिक्विड क्या है? H2O पानी है, ये CO2 गैस है, ठीक है, कार्बन, तो यहां पर गैस की फॉर्म में। परख नली बी के अंदर क्या शो कर रहा है बेटा? NaSCO3, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। HCl विलयन हाइड्रोजन क्लोराइड, Na सोडियम कैल्शियम विलयन फॉर्म में, देन H2O प्लस CO2 गैस फॉर्म में यहां पर कंप्लीट करता है हमारी समीकरण अभिक्रिया को। अब उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? पहला होता है हमारा चूने का पानी। मैंने बोला चूने का पानी को कैसे दिखाते हैं बेटा? CaOH2 मीन्स विलयन फॉर्म में आपको दिखाना है, प्लस उसके साथ करेंगे CO2 गैस, देन आपका उत्पाद क्या निकल के आने वाला है? श्वेत अवक्षेप मीन्स यहाँ पर CaCO3 सॉलिड H2O गैस, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर आपका पानी है, लिक्विड में H2O पानी हो गया। सो मीन्स ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर बहुत सारी अभिक्रिया होती हैं। अगर ज्यादा मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर देते हो, डाल देते हो, तो अलग अलग बेस पर आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। अब ज्यादा डाला तो हमारे पास क्या आएगा? CaCO3 सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हमने पानी को, लिक्विड को ज्यादा कर दिया, H2O कर दिया है, और साथ में गैस को भी CO2 गैस फॉर्म में भी डाल दिया। अब यहाँ पर जल का विलयनशील हो गया, और यहाँ पर हमारे पास CaSCO2 ये हमारा विलयन फॉर्म में रेडी हो गई है। मीन्स चूना पत्थर लाइमस्टोन बोलते हैं बेटा, और चौक जिसको खड़िया बोला जाता है, संगमरमर का पत्थर होता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप होते हैं। इन सब के अलग अलग रूप हैं। चूना पत्थर को आप देख सकते हो, चौक देख सकते हो, मार्बल देख सकते हो। तो आपको क्या लगता है? सबकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है। ओके, तो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, किसके साथ कौन अभिक्रिया करके? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को अब व्यक्त कैसे करेंगे, कैसे इनको लिख सकते हैं, वो देखते हैं अभी। तो बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे? धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोकार्बोनेट, उसके साथ प्लस अम्ल, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट में क्या निकलने वाला है बेटा? लवण, और उसके साथ हमारा आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। इसको इस तरह से फुल फॉर्म में लिखते हैं हिंदी के अंदर। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने काफी पढ़ा है अच्छे से, उसके अंदर डीपली चीजें पढ़ी है, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम और ज्यादा कंसाइज करके और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर अप करेंगे।